नमस्कार। आज हम व्याख्या में विशेष किस प्रकार लिखें इस पर विचार करेंगे। व्याख्या के प्रश्न में कभी भी यह नहीं कहा जाता कि पद्यांश या गद्यांश का विशेष या शिल्प सौंदर्य लिखें, लेकिन इसे अनिवार्यतः लिखा जाता है। बहुत से परीक्षार्थी यही मार खा जाते हैं क्योंकि वे विशेष को गंभीरता से नहीं लेते, जबकि विशेष ही बताता है कि आपने गद्यांश और पद्यांश को कितना समझा है। वैसे विशेष में भाव पक्ष और शिल्प पक्ष दोनों निहित होते हैं, लेकिन व्याख्या में भाव पक्ष को स्पष्ट किया जाता है। अतः विशेष में भाव पक्ष की कोई ऐसी बात जो विशिष्ट रूप से उद्धृत करनी हो, वही एक या दो पंक्तियों में लिखी जाती है। विशेष में मुख्यतः कला सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य को ही वर्णित किया जाता है। शिल्प सौंदर्य में बहुत सी बातें आ सकती हैं। सबसे पहले भाषा की बात होती है। हिंदी में ब्रज, अवधि आदि की कविताएं भी आती हैं। ऐसे में सबसे पहले भाषा कौन सी है यह बताया जाना चाहिए। जैसे कबीर के पद में हम लिखेंगे, पद्यांश में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरे बिंदु में भाषा कैसी होगी यह बताना होता है। सामान्यतः लिख दिया जाता है कि भाषा सरल सहज है, लेकिन कौन सा शब्द प्रयुक्त होना चाहिए इसका ज्ञान जरूरी है। जैसे सीधी सपाट भाषा को सरल भाषा कहा जाता है, रसपूर्ण भाषा को सरस भाषा कहा जाता है। काव्य पंक्तियों में अगर प्रवाह है तो भाषा प्रवाहमयी होगी, और यदि वह भावों के अनुकूल होगी तो उसे भावानुकूल भाषा कहा जाएगा। अलंकारों से भरी भाषा को अलंकृत भाषा कहा जाता है। भाषा शब्दों का समूह है, अतः शब्दों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी संस्कृत से निकली है, अतः संस्कृत के शब्दों का बदला हुआ रूप हिंदी का मौलिक रूप है। संस्कृत शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं और उनके बदले रूप तद्भव कहलाते हैं। हिंदी के अधिकांश शब्द तद्भव हैं, लेकिन तत्सम, देशज, विदेशज शब्दों का प्रयोग भी काफ़ी मात्रा में होता है। तत्सम अर्थात संस्कृत के मौलिक शब्द, और विदेशज अर्थात अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्द हिंदी में पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। देशज शब्द अर्थात स्थानीय बोली के शब्दों का प्रयोग भी रचनाओं में होता है। परीक्षार्थी को इनकी पहचान होनी चाहिए और सीधा यह लिख देना कि तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। काम चलाऊ वाक्य है, इसकी अपेक्षा शब्द छांट कर लिखे जाने चाहिए कि ये शब्द तत्सम हैं, ये शब्द विदेशज हैं, ये शब्द देशज हैं। शब्दों में तीन शक्तियाँ निहित हैं। विशेष में इनका वर्णन भी किया जाना चाहिए। जब शब्द का सीधा अर्थ निकल रहा हो तब अभिधा शब्द शक्ति होती है, लेकिन जब शब्द का विशेष अर्थ निकल रहा हो तब लक्षणा शब्द शक्ति होती है। कई बार लेखक या कवि व्यंग्य का प्रयोग करता है। व्यंग्य में शब्द का ऐसा अर्थ निकाला जाता है जो उस शब्द का अर्थ नहीं है। ऐसे में व्यंजना शब्द शक्ति होती है। शब्द शक्तियों के बाद गुणों के बारे में भी बताया जाना चाहिए। गुण भी तीन हैं। ये हैं माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। सामान्य भाषा में प्रसाद गुण पाया जाता है, लेकिन जब प्रेम की बात हो तो माधुर्य गुण आ जाता है, और जब वीरता की बात हो तो ओज गुण। पद्यांश हो या गद्यांश, हर रचनाकार अलग तरीके से लिखता है। उसका तरीका शैली कहलाता है। अनेक प्रकार की शैलियों का प्रयोग साहित्य में किया जाता है। परीक्षार्थी को कुछ प्रमुख शैलियों का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे वर्णनात्मक शैली में वर्णन किया जाता है, अर्थात सामान्य रूप से बात कही जाती है। तुलनात्मक शैली में दो चीज़ों की तुलना करते हुए बात कही जाती है। आत्मकथात्मक शैली में लेखक या कवि मैं को आधार बनाकर रचना लिखता है। चित्रात्मक शैली में वर्णन इस प्रकार से किया जाता है कि पाठक के सामने चित्र उपस्थित हो सके। पद्यांश में छंद, अलंकार, लय और गेयता का वर्णन किया जाना चाहिए। आधुनिक कविता में छंद का प्रयोग नहीं होता, लेकिन वह कोरा गद्य भी नहीं होती। उसमें एक लय होनी चाहिए, तभी वह कविता बन पाएगी। ऐसे में छंद न होने पर भी उसे छंद मुक्त कहने की बजाय मुक्त छंद कहना चाहिए। हिंदी में मध्यकाल तक के कवि छंदबद्ध रचनाएं करते थे, अतः पद्यांश में प्रयुक्त छंद का नाम पता होना चाहिए। छंदबद्ध रचनाओं में गेयता अर्थात गाए जाने का गुण होता ही है। परीक्षार्थी को प्रमुख अलंकार जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश आदि का ज्ञान होना ही चाहिए।
विशेष लिखते समय अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है कहने की बजाय अलंकार ढूंढकर लिखे जाने चाहिए कि इस पंक्ति में यह अलंकार है। कविता में अगर बिंब, प्रतीक आदि का प्रयोग हुआ है तो विशेष में इनका उल्लेख होना चाहिए। बिंब से अभिप्राय है पंक्ति को पढ़कर कैसी प्रतिक्रिया हुई। यदि आंखों के सामने चित्र बना तो दृश्य बिंब, यदि कुछ सुनने की अनुभूति हुई तो श्रव्य बिंब। प्रतीक से अभिप्राय है कि कुछ शब्द किसी विशेष भाव के लिए रूढ़ हो चुके हैं, कभी उनका प्रयोग करते हैं। जैसे हंस आत्मा का प्रतीक है, सूर्य तेज का प्रतीक है। विशेष लिखते समय इनको पहचान कर लिखना चाहिए। यदि पद्यांश या गद्यांश में प्रकृति का चित्रण मिले तो उसे भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह किस रूप में हुआ है। यदि सीधा सपाट वर्णन है तो वह आलंबन रूप में है, और यदि प्रकृति का वर्णन नायक या नायिका को प्रभावित कर रहा है तो वह उद्दीपन रूप में है। काव्य में 9 रस माने गए हैं। आजकल भक्ति और वात्सल्य रस को भी अलग समझा जाता है। कविता का विशेष लिखते समय रसों की समझ होनी चाहिए कि किस वाक्य में कौन से रस का प्रयोग हुआ है। आधुनिक कवि तुक का प्रयोग आमतौर पर नहीं करते, लेकिन कुछ कविताओं में तुक का प्रयोग मिलता है। ऐसे में तुक का प्रयोग होने पर इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग होने पर उनको विशेष में लिखा जाना चाहिए। संक्षेप में कहें तो विशेष लिखते समय परीक्षार्थी को गद्यांश या पद्यांश में प्रयुक्त एक एक शब्द पर नज़र रखनी होती है और उसे स्पष्ट करना होता है। यदि आप एमए हिंदी के विद्यार्थी हैं या फिर यूपीएससी में हिंदी को ऐच्छिक विषय के रूप में ले रहे हैं या किसी प्रतियोगिता के लिए हिंदी विषय को पढ़ना चाह रहे हैं तो मेरा चैनल आपके लिए उपयोगी हो सकता है। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।